हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आईसीएफ अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2024 के बारे में है। मतलब आईसीएफ ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन या वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी आईटीआई फ्रेशर्स कैंडिडेट, उसके अलावा एक्स आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर आईसीएफ अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2024 करके वैकेंसी को बोला जाता है। आईसीएफ मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रेलवे का ही एक यूनिट है और ये वहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की यहाँ वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हो स्किल इंडिया का ये पेज है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए यह अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग निकाली गई है। यहाँ पर आप स्किल डेवलपमेंट करके करियर में अच्छा कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर चूँकि यह जो वैकेंसी है तमिलनाडु बेस्ड है, चेन्नई बेस्ड है, तो तमिलनाडु के जो कैंडिडेट्स होंगे उसको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है 22/5/2024 से ओपन हो चुका है। मतलब 22 मई से एप्लीकेशन ओपन है और लास्ट डेट एप्लीकेशंस का है 21/6/2024 शाम को 5:30 बजे तक। और चूंकि यह एप्लीकेशन ऑनलाइन होना है तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट्स पर ये लिंक, नोटिफिकेशंस का लिंक सब आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करते हुए आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन पेज पर भी पहुँच जाओगे। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है आरडीएसडीई। आरडीएसडीई का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चूँकि यहाँ पर पहले दिखाया है, यहाँ पर स्किल इंडिया का है, तो स्किल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कैंडिडेट्स के करने के लिए इसको निकाली है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी निकाला है और एक्स आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए भी निकाला है। और यहाँ पर ट्रेड्स है, कौन कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर का ट्रेड्स है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है, जैसे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी मतलब होता है पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब जिसके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स आईटीआई के लिए भी वहीं पर है। तो देखिए पोस्ट है, कारपेंटर के लिए टोटल 40 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 40 पोस्ट है, फिटर के लिए 80 पोस्ट है, मैकेनिस्ट के लिए 40 पोस्ट है और पेंटर के लिए 40 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 80 पोस्ट है। तो टोटल सभी ट्रेड्स को मिलाकर 320 पोस्ट फ्रेशर आईटीआई के लिए रखा गया है। एक्स आईटीआई आईटीआई के लिए कारपेंटर के लिए 50 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 है और फीडर के लिए 180, मैकेनिस्ट के लिए 50, 50, कारपेंटर के लिए 50 और वेल्डर के लिए 180। टोटल 670 पोस्ट है। यहाँ पर इस वैकेंसी के साथ एमएलटी रेडियोलॉजी का भी 3 पोस्ट खाली है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 कैटेगरी। टोटल 5 पोस्ट है आपका एमएलटी रेडियोलॉजी के लिए। एमएलटी पैथोलॉजी के लिए भी यहाँ पर 5 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी और 2 पोस्ट ओबीसी और 1 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पर कुछ एब्रीवेशन दिया गया है जिसे आप देख सकते हो। Candidate belong to ST, SC, OBC should necessarily enclose the requisite certificate. Otherwise, they will be considered unreserved only. The age limit pertaining to unreserved and PWBD candidates should be enclose the requisite disability certificate. अगर आप SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो और उनका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ST, SC और OBC के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने आपको इशू किया है ताकि इसका बेनिफिट ले सके, उनको आपको इसके साथ आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कंसीडर किया जाएगा और जिसका एज लिमिट और एलिजिबिलिटी के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा। आपको सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी के रूप में ही रखा जाएगा अगर इन सर्टिफिकेट को आप प्रस्तुत नहीं कर पाते। या इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए भी सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है। इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ नोट्स दिए गए हैं। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा या कोर्स कंप्लीटेड विद अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है या अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी कर चुका है, उन्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। द नोटिफिकेशन प्योरली गिविंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो वैकेंसी है एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वैकेंसी है। बट मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप आईसीएफ होता है या कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हो और वो ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तो आपके लिए एक अवसर बनता है अच्छे जॉब प्राप्त करने के, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का।
इन केस ऑफ एनी क्लेरिफिकेशन, कोई भी प्रकार क्लेरिफिकेशन कैंडिडेट्स, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है जिसमें आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पॉइंट 2 में दिया गया है एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। डिसेबल पर्सन्स के लिए यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है कि कौन-कौन सा ट्रेड के लिए कौन-कौन सा डिसेबिलिटी एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन्स है उनसे निवेदन है कि वे ये सेक्शन को ध्यान से पढ़े, क्योंकि देखिए कारपेंटर के लिए एलडी होता है, एलडी मतलब लो विजन होता है, सीपी मतलब होता है आपका सेरिब्रल पल्सी, और एलसी मतलब होता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी एलडी मतलब। तो अगर किस ट्रेड में किस टाइप के डिसेबिलिटी एलिजिबल है उसका यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, उसको ध्यान से डिसेबल कैंडिडेट्स को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी का डिफिनेशन दिया गया है 2.1 में, लो विजन्स है, हियरिंग है, तो इसको ध्यान से पढ़े अप्लाई करने से पहले। हाँ, यहाँ पे आता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अ फिजिकल हैंडिकेप्ड पर्सन हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन हैव टू सबमिट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। जो भी विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, वे अगर इस फैसिलिटीज़ या इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड शुड बी वैलिड अस ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका एक्सचेंज का जो कार्ड होता है, जो आपका जो कार्ड होता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड, वो आपका वैलिड होना चाहिए, वो ड्यू नहीं होना चाहिए। इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी रेकॉर्ड अस ऑन 21/6/2024। 21/6/2024 को बेस डेट माना जाएगा आपके एज कैलकुलेशंस के लिए। The ITI candidate should have completed 15 years of age and should not have 24 years of age। आपको 15 साल से 24 साल के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, वो भी 21/6/2024 को बेस डेट मानते हुए। नॉन ITI कैंडिडेट हैव completed 15 years एज एंड शुड नॉट हैव 22 ईयर्स। जो नॉन ITI कैंडिडेट्स है उसके लिए 15 से 22 साल के एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ST/SC के लिए 5 साल के लिए यहाँ पर एज बेनिफिट दिया गया है। ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज बेनिफिट दिया गया है और 3 साल को OBC कैंडिडेट के लिए दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स। जो भी विकलांग पर्सन है उसको 10 साल की छूट दिया गया है आयु सीमा में, वो भी मैक्सिमम आयु सीमा में 10 साल की छूट। कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ST/SC मस्ट प्रोड्यूस हर या हिज कास्ट सर्टिफिकेट। आप ST/SC कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा इशू किए जाने वाला वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जांच किया जाएगा। उसके अलावा OBC सर्टिफिकेट के लिए OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आइए इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा और क्या क्या ट्रेनिंग पीरियड लगेगा उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है ITI के लिए है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दिया गया है। फीटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए आपका 10th का परीक्षा मिनिमम 50% मार्क के साथ होना चाहिए। उसके अलावा साइंस और मैथ्स के साथ आपका 10+2 सिस्टम होना चाहिए और 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से के द्वारा इशू होना चाहिए और आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का रहेगा। कारपेंटर के लिए 10+10 का एग्ज़ाम 50% मार्क के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 सिस्टम के द्वारा आप एग्ज़ाम उत्तीर्ण होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, सेम अस एबो, जैसे ऊपर में बताया गया वैसे इसका भी रिक्वायरमेंट है और 1 ईयर का यहाँ पर इनका ट्रेनिंग रहेगा। और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका यहाँ पर ये है ट्रेड है, उसमें 10 का एग्ज़ाम आपको 50% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रूप में होना चाहिए, जिसको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ने इशू किया हो और 1 ईयर का सर्टिफिकेट हो। जो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट 1 ईयर का हो, इनका भी ट्रेनिंग 1 ईयर का रहेगा। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड दिया गया है और यहाँ पर फीडर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट के लिए यू शुड 50% मार्क के साथ आप 10th का परीक्षा होना चाहिए और साइंस और मैथ के साथ 10+2 सिस्टम आपका होना चाहिए। यहाँ पर उनका ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर्स का रहेगा। कारपेंटर और पेंटर के लिए यहाँ पर 10 का एग्ज़ाम 50% के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। 10+2 का इक्विवेलेंट आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, 2 ईयर्स का इनका भी रहेगा। इसके अलावा वेल्डर का
शुड हैव पास्ड 10 एग्ज़ाम बिल्डर भी 50% मार्क के साथ कंप्लीट होना चाहिए और 10+2 सिस्टम इनका भी होना चाहिए। 1 ईयर 3 मंथ्स का ट्रेनिंग इनका रहेगा। एमएलटी के लिए यू शुड पास 12th एग्ज़ाम। जो एमएलटी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए आपका 12th के एग्ज़ाम पास होना चाहिए 10+2 के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, आइए उनको देखते हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग विल नॉट अलाउ टू विड्रॉन फ्रॉम द ट्रेनिंग एक्सेप्ट फॉर रीजन विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल। एक बार आप ट्रेनिंग में सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको विड्रॉन करने का अधिकार नहीं रहेगा, एक्सेप्ट अगर उस कंडीशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तभी आप विड्रॉन कर सकते हैं, तभी आप बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट हैव टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप आपको भरना पड़ेगा, मतलब जिसमें पूरा डिफाइन रहेगा कितनी अवधि के लिए किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा टर्म एंड कंडीशंस रहेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Those who are willingly absent themselves are liable to refund the whole cost of their training as well amount paid as a stipend to determine by Central Apprenticeship Training Advisor। अगर ट्रेनिंग के दौरान जो लोग absent रहते हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी जो absenteeism है, और उनको जो भी ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो रिफंड करना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट उसको पेड किया जाता है स्टाइपेंड के रूप में वो भी उनको रिफंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ स्टाइपेंड, यहाँ पर आप सीखोगे जरूर, लेकिन सीखने के साथ आपको अच्छे खासे स्टाइपेंड मिल जाती है एज ए स्टूडेंट ग्रुप में। अगर फ्रेशर कैंडिडेट्स है जो अप्रेंटिसशिप में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको जो 10 पास आउट है उनको 6000 पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड दिया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट्स जो 10+2 जो पास आउट है उनको 7000 पर मंथ दिया जाएगा। एक्स ITI नेशनल या स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर को 7000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये तो पहला साल के लिए है, दूसरे साल में इसमें 10% जो इस अमाउंट में 10% की इंक्रीमेंट दिया जाएगा, 10% बढ़ोतरी दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस एप्लीकेशन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करें। तो इसका पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है, आपको 22 मई से चालू हो चुका है और 21 जून 2024 को ये लास्ट डेट है, और शाम को 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। तो यहाँ पर यह वेबसाइट दिया गया है, ये वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट्स पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप उसमें क्लिक करते हुए एप्लीकेशन पेज पर पहुँच जाएगा, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और कैंडिडेट उसके अलावा इस वैकेंसी या इस ट्रेनिंग को आप अप्लाई करने के पहले इस नोटिफिकेशन को सावधानी से पढ़ें। यदि आप इस वीडियो को देख लिए हो तो यहाँ पे हर पहलू को कवर किया गया है, और आपको को जो भी फॉर्म दिया है एप्लीकेशंस का उसको सावधानी से भरें, उसमें कोई त्रुटि ना करें। इसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर है, या पहले से ही आप स्कैन कॉपी आप रख लीजिए, और वो स्कैन कॉपी का साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका फॉर्मेट है JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, ताकि आप आसानी से अपलोड कर सकें। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे या एप्लीकेशन करोगे तो आपको सिस्टम जनरेटेड आपको एक नंबर मिलेगा जो आपका लॉगिन ID बन जाएगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिस तारीख को पैदा हुए हो, आपका पासवर्ड रहेगा। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर का फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है, यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी रखा गया है। ये प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपीज़ का रहेगा, प्लस सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल रहेगा। ये आपको पे करना है एप्लीकेशन के समय। और ये जो फ़ी होता है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो ST SC SC PWBD या वुमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई नहीं होता, मतलब वो पे नहीं करेंगे। और उसके बराबर यदि आपने प्रोसेसिंग फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी जो भी कहो, अगर आपने पे कर दिया हो तो उसको किसी भी कंडीशंस में वापस नहीं किया जाएगा। और एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले एक बार पुनः पूरा एप्लीकेशन को आप जांच कर ले, कोई प्रकार का त्रुटि ना रहे, उसके बाद ही सबमिट करें। और प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अदर देन द ST SC आफ्टर गेटिंग फुल पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़ ऑनलाइन यूनिक ट्रांजेक्शन ID विथ DU सेंड बाय द पेमेंट गेटवे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर। आप जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी दिया है उसको एप्लीकेशन फ़ी एक्सेप्ट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन ID आपको मैसेज के थ्रू या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका आ जाएगा। कैंडिडेट शुड प्रिजर्व द ट्रांजेक्शन ID फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ पेमेंट डिटेल। और उस जो कैंडिडेट्स का जो रेफरेंस
आईडी है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, उसको सेव करके रखें ताकि पेमेंट संबंधी कोई भी कम्युनिकेशंस हो, उस रेफरेंस आईडी के तहत किया जा सके। Candidate are not required to send or submit any document including system generated application to ICF through post, email, fax या बाय हैंड। सबसे अच्छा फैसिलिटी दिया गया है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर आपका पेमेंट वेरिफिकेशन जो आपका मैसेज है उसका कोड सिर्फ नोट करके रख लो ताकि फ्यूचर में कम्युनिकेशंस किया जा सके। आपको कोई प्रकार का फील्ड फॉर्म होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, किसी भी प्रकार का फॉर्म आपको आईसीएफ को नहीं भेजना है, ना फैक्स करना है, ना मेल करना है। After final submission, candidate can generate acknowledgement form by the system. The candidate also advised to take a printout of the acknowledgement generated by the system, which is required to be submitted at the time of document verification. आप फाइनल जब फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जनरेट होगा, उसको आप सेव करके अपने पास प्रिंट आउट के रूप में रख ले, ताकि जब भविष्य में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका सिलेक्शन के बाद, तो वहाँ पर एक यह एक्नॉलेजमेंट काम आएगा। All communication of ICF administration will be sent by SMS only. Selected eligible candidate is uploaded in ICF web portal. All SMS communication of ICF will be from PBICF and will not be made to mobile number mentioned in the application. Candidate should maintain the same mobile number and email ID till the selection is completed. ICF administration will not responsible for non-receipt of communication due to change of mobile numbers. Candidate is advised to visit PCB website for the notifications. अभी देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद आईसीएफ का जो वेबसाइट रहेगा वहाँ आपका नाम और लिस्ट तैयार रहेगा, और आपको एक एडवाइस दिया है उन्होंने, आईसीएफ ने, कि आप जिस ईमेल एड्रेस और जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया हो उसे आपके सिलेक्शन तक अपने पास ही रखें, सुरक्षित रखें, ताकि जो भी मैसेज के थ्रू आपको कम्युनिकेशन मिलता है वो उन्हीं ईमेल आईडी या मैसेज के थ्रू मिले। और इसके अलावा अगर आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज होता है या आपका ईमेल एड्रेस चेंज करते हो तो उसमें जो मिसकम्युनिकेशन होगा उसके लिए आईसीएफ जिम्मेदार नहीं होगा। और समय समय पर आपको आईसीएफ के वेबसाइट है उस पर आप विजिट करते रहे ताकि लिस्ट देखते रहे। सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। द मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 10। याद है, जो मेरिट लिस्ट है इनका बनेगा वो आपके क्लास 10 के मार्कशीट के आधार पर बनेगा। अगर आप कोविड पीरियड के दौरान पास आउट कैंडिडेट हो, आपने 10th क्लास पास किया है, उस कंडीशंस में आपको 9th क्लास का मार्कशीट और हाफ ईयरली, जो 10th क्लास का हाफ ईयरली मार्कशीट जो आपके प्रिंसिपल द्वारा डली साइन किया गया है वो आपको इंस्टीट्यूशंस को देना है ताकि आपकी मेरिट लिस्ट में प्रिपेयर किया जा सके। इस ट्रेनिंग के लिए जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है 10th के मार्कशीट के आधार पर होगा। कभी ऐसा कंडीशन आता है कि जब 10th के मार्कशीट पर दो कैंडिडेट्स का इक्वल मार्क्स आ गए तो जिस ही कैंडिडेट का एज में बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। कभी उम्र या डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए उस कंडीशंस में, मतलब एक रेयर कंडीशन बनता है, उस कंडीशंस में जिस भी कैंडिडेट ने जो क्लास 10 के एग्जाम पहले पास किया है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। अभी इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ट्रेड अलॉटमेंट कैसे होगा, यहाँ पर 5.2 में दिया गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इज अलाउड टू एक्सरसाइज देयर ओन ऑप्शन फॉर ट्रेड। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ मेरिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी द रिस्पेक्टिव ट्रेड दे आर अलॉटेड द ट्रेड। आपने ट्रेड सेलेक्ट कर दिया तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी और वैकेंसी के आधार पर वे ट्रेड देंगे और अलॉट करेंगे। एक बार ट्रेड आपको अलॉट कर दिया गया है तो चेंज ऑफ ट्रेड मतलब आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। Candidate selected against the benchmark disability relevant trade permission to them alone will be allotted। अगर आप benchmark disability के अगेंस्ट आपका सिलेक्शन हुआ है, आप डिसेबल पर्सन के रूप में सिलेक्शन हुआ है, तो आप उसी ट्रेड में अलॉट किए जाएंगे जिस ट्रेड में आपके लिए वैकेंसी है, जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है। इन केस ऑफ एक्स ITI कोटा और दे विल बी ट्रेंड इन अ ट्रेड इन विच दे आर पोसेशंस ITI सर्टिफिकेट। अगर आप ITI कैंडिडेट हो, एक्स ITI कैंडिडेट हो, तो आप उसी ट्रेड में अप्लाई करोगे जिस ट्रेड में आपने ITI सर्टिफिकेट हासिल किया है। एक बार आपका इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में सिलेक्शन हो गया तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से के द्वारा इशूड किया होना चाहिए और उनका रैंक असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब असिस्टेंट सर्जन सेंट्रल हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल से कम का कोई डॉक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड का लेटर नंबर है जो रेफरेंस में दिया गया है। इंगेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अभी ITI है, नॉन ITI फ्रेशर कैंडिडेट, आपको एक अप्रेंटिसशिप
कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा, जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार रहेगा। और इसमें पूरा टर्म्स कंडीशंस, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, आपका पूरा कंडीशंस आपको दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र आपने मेडिकल करा लिया, आपने क कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो उसके दौरान आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस या क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम का सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशंस होगा, और आपको ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट आपको उस वेरिफ़िकेशन के दौरान लेके जाना है। डिक्लेरेशन, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन टू इफेक्ट दैट ही विल अवेयर एंड ही या शी डज नॉट हैव एनी राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन द आईसीएफ या रेलवे इन फ्यूचर। आपको एक डिक्लेरेशन होगा है, वो सबमिट करना पड़ेगा कि मैं भविष्य में इस ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बाद मैं किसी प्रकार का राइट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी का अधिकार या नहीं मांग सकता आईसीएफ या रेलवे के द्वारा। तो इसी प्रकार अदर टर्म कंडीशन है जिसे आप पढ़ सकते हो। ये सिर्फ एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हो 1 या 2 ईयर्स, अपने लाइफ का स्पेंड करके आप जो एक्सपीरियंस लेते हो उसके द्वारा और अच्छे पोस्ट और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी निश्चित रूप से लग सकती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार का जॉब नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो डिटेल में देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।